Yes, Yes, sir. sir. Good morning to all. Yes, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. देखो बेटा नेक्स्ट पैरामीटर रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड. डाइपोल मूवमेंट हो गया था बेटा अपना, डाइपोल मूवमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद बॉन्ड लेंथ. बेटा नाम से पता चल रहा. कविता, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होगा बेटा? सर जो बॉन्ड्स बनाए, जो बॉन्ड बना रहे हैं. मैं बताऊं सर? कौन बताएगा बेटा? पर Sir Devinder. बता बेटा बॉन्ड लेंथ. सर जो दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होती है. शाबाश. एवरेज डिस्टेंस कह सकते हैं बेटा बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. बोल सकते हैं नहीं? Yes, sir. एवरेज डिस्टेंस between the center of एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. दो बॉन्डेड एटम्स के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा हम? बॉन्ड Bond लेंथ. length. बॉन्ड लेंथ, which is calculated by एक्सरे और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. दो बॉन्डेड एटम्स के बीच के एवरेज डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा हम? बॉन्ड लेंथ. और एक्सरे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इसको हम डिटरमाइन करते हैं. बेटा आयनिक बॉन्ड के अंदर ये कह सकते हैं हम कि बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होगी? सम ऑफ द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन yes or no? Yes, sir. Yes, sir. In case of ionic bonds, bond length is the sum of cation and anion length. कैटायन एंड एनाई रेडियाई. कैटायनिक और एनायनिक रेडियाई के सम को क्या बोल देंगे बेटा हम? बॉन्ड लेंथ. ओके, Yes, sir. समझ गए बेटा बात? Yes, sir. अब देखो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ. जानवी बता बेटा क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? जानवी, जानवी, Yes, sir. बॉन्ड लेंथ को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? अभिलाषा, अभिलाषा क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे बेटा बॉन्ड लेंथ को? ऐसे कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स.
Yes, sir. Size of bonded atoms is directly proportional to the बॉन्ड लेंथ. बॉन्डेड एटम्स की साइज जितनी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ इतनी क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी. समझ गए बात? ज़्यादा. यस सर. साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. Length. फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O है, H2S, H2SC, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है बेटा, तो H2SC की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी. HF, HCl, HBr, HI, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बेटा इसमें? HI. सॉरी, शाबाश, HI की, क्योंकि HI हाइड्रोजन की तो साइज सब में सेम है. बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? Yes, यस sir. सर. सेकंड होती है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स. दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स. Multiplicity of bond. It is the number of bonds between two bonded atoms. Multiplicity होती है बेटा number of bonds between two bonded atoms. तो बॉन्ड ज़्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बॉन्ड की लंबाई कम. जैसे देखो, एक तो C सिंगल बॉन्ड C है, एक C डबल बॉन्ड C और एक C ट्रिपल बॉन्ड C. बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी? सिंगल बॉन्ड वाली सबसे ज़्यादा होगी. आगे बात समझ में? यस सर. और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है तुमने, तो उसके भी पे हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना बेटा एस कैरेक्टर के. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर. बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp2 है, एक sp है, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? sp3 में s कैरेक्टर सबसे कम है. कितना s कैरेक्टर है? 25% ही है. और sp के अंदर कितना s कैरेक्टर हो गया बेटा? 50%. 50%. 50%. बेटा इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा होगी. तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. क्योंकि रिपल्शंस ज़्यादा होंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी? ज़्यादा. अट्रैक्शन में डिस्टेंस क्या हो जाता है? कम. तो एक तो H2 है बेटा, एक तो H2 है, मतलब ये आयन की फॉर्म में. एक तो H2 प्लस है और एक H2 माइनस है. बताओ बेटा किसकी ज़्यादा होगी इसमें? H2 माइनस. शाबाश, H2 माइनस की ज़्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे बेटा? तो रिपल्शंस हो रहे हैं. हाँ बेटा, समझ गए बात? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Bond length is also
बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। इसको ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे बेटा हम डिटेल में इस कंसेप्ट को। हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस को थोड़ा बहुत इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, मैं वहाँ पे बता दूंगा इसको और थोड़ा सा डिटेल में। बाकी फैक्टर समझ गए आगे आगे बेटा? यस सर। कि बॉन्ड लेंथ को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? अरे बोलो भाई। यस सर। अब देखो बॉन्ड लेंथ के बाद इसके जैसा सा ही कंसेप्ट है बॉन्ड एनर्जी सेकंड। बॉन्ड एनर्जी बेटा बताओ बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सर द एनर्जी ऑफ बॉन्ड दैट कैन नॉट बी ब्रेक इजीली सर। तो बेटा ऐसे कह सकता हूँ अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक one mole of bonds between two bonded atoms. एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में बेटा वन मोल ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोल देंगे हम? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। समझ गए बात? यस सर। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन। समझ गए बेटा बात? यस सर। और बेटा इसमें बस ये तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तोड़ने के लिए तो जरूरत होगी, और जब बॉन्ड बनेगा जब एनर्जी क्या हो जाएगी? जब रिलीज होगी तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स। जब उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम से एक मोल बॉन्ड बनेगा बेटा, बेटा बोलो बस जस्ट साइन ही चेंज होगा। जब टूटेगा तो रिक्वायर्ड होगी और जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one mole of bond is formed from its constituting atoms. It is the amount of energy released when one mole of bond is formed from its constituting atoms. उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम से वन मोल बॉन्ड बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? बॉन्ड एनर्जी। ओके यस सर। बेटा समझ आई है नहीं आई? यस सर। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे बेटा? बेटा ये कह सकते हैं बॉन्ड जितना बड़ा होगा तो वो जितनी आसानी से टूट जाएगा। यस सर। फर्स्ट बॉन्ड लेंथ। बताओ बॉन्ड लेंथ का क्या फर्क पड़ेगा?
बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बेटा, यस सर। जैसे यही था HI, HBr, HCl, HF, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी बेटा इसमें? सर HF की। वेरी गुड। ये किसका ऑर्डर है? बॉन्ड एनर्जी का, बी। सर बॉन्ड उस बॉन्ड लेंथ वाले के उल्टा हो जाएगा बेटा, एस कैरेक्टर के क्या होगा? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए? यस सर। ऐसे कह सकते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। देखो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे दो एटम्स के बीच में, तो उनको तोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यस सर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो लेंथ कम, लेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, लोन पेयर जितनी ज़्यादा होगी, लोन पेयर ज़्यादा होगी तो रिपल्शन ज़्यादा होंगे, रिपल्शन ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। यस सर। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा बॉन्ड एनर्जी। बेटा बताओ, बात समझ में आई है नहीं आई? देखो मैं जैसे ऐसे बोल रहा हूँ जनरली, नाइट्रोजन के बीच में होता है N ट्रिपल बॉन्ड हो, O2 F2। बताओ इसमें किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ना, यस सर। क्योंकि इसमें Yes, तो sir. मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है। अब देखो मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूँ, CC NN O FF। देखो बेटा FF पे तो तीन लोन पेयर होगी, यस सर। और ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना बेटा। यस सर। सर 2 लोन पे। और कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं है, वो बॉन्ड चलो। बन जाएंगे किसी भी एटम से। तो बेटा देखो कार्बन पे सबसे कम है, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी? कार्बन। सर कार्बन की। कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। मोर लोन पेयर्स मोर रिपल्शंस, तो लेसर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। मोर लोन पेयर more lone pair more repulsions, hence less will be the bond energy। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर। और देखो डिफरेंट बॉन्ड्स में कंपेयर करना हो, एक C डबल बॉन्ड O है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड C। बेटा इसमें ये ऑर्डर आएगा बॉन्ड एनर्जी का, ये याद रखना है तुम्हारे को। देखो ऑल दो CO के बीच में तो 2 बॉन्ड है और N के बीच में 3 है, तो बॉन्ड एनर्जी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा डेल्टा EN के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। तो यहाँ पे EN डिफरेंस क्या है? क्या है बेटा इसके अंदर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। ओके यस सर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज बॉन्ड एंगल।
बेटा क्या होगा बॉन्ड एंगल? Sir, the angle formed by two bonded atoms. बेटा ऐसे कह सकते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। एंगल बिटवीन द lines representing एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के डायरेक्शन को बेटा उसको क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड एंगल। नहीं समझे बात? समझ गए। एंगल रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स उसको बोलेंगे हम बेटा बॉन्ड एंगल। ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। फर्स्ट, bond angle is directly proportional to bond order और directly proportional किसके होगा बेटा ये? Sir, as character. एस कैरेक्टर। समझ के बात? Yes, sir. और ये कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बेटा बॉन्ड एंगल कम। देखो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किस में थी ये बताओ? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी। बेटा इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा थी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले में लीनियर शेप होगी, इसमें 180 डिग्री का एंगल होगा, इसमें 120 डिग्री का एंगल होगा, और सी सिंगल बॉन्ड सी में 109 डिग्री 28 मिनट्स का होगा। बताओ बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम है या नहीं है? Yes, sir. सेकेंड, bond angle is directly proportional to the electronic repulsions। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा बॉन्ड एंगल। देखो NH4 प्लस में एक भी लोन पेयर नहीं है, NH3 और NH2 नेगेटिव, किस में रिपल्शन ज़्यादा होंगे बेटा? इसमें NH देखो इस पे लोन पेयर है, NH2 नेगेटिव पे दो बन जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किस में होगा? NH+4 NH4 प्लस के अंदर। इसके अंदर नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें वन लोन पेयर, और इसमें दो लोन पेयर। समझ गए बात? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बॉन्ड एंगल इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा ये। नहीं समझे बेटा? देखो जैसे अमोनिया है NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। बेटा बताओ, देखो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के EN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो सेंट्रल एटम की EN किसकी ज़्यादा है? NH3 NH
NH3 की EN सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसमें नियरली 107 डिग्री होता है। अब 3 बॉन्ड पेयर है, सब में एक एक क्या है बेटा? सर लोन पेयर। लोन पेयर, तो सब में सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें BiS3 में लगभग 90 डिग्री है बेटा, तो बहुत ज़्यादा कम हो गया ना, 17 डिग्री का फर्क आ गया है। यस सर। तो ये किसकी वजह से आया? ये EN, सेंट्रल एटम की EN ज़्यादा बेटा। देखो ये पिरामिडल शेप होगी सबकी, बेटा EN ऑफ सेंट्रल एटम ज़्यादा, तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंट्रल एटम के नज़दीक लाई करेगी। नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया ना, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ सेंट्रल एटम होना चाहिए इसमें। ये सुन लो बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि नाइट्रोजन की EN सबसे ज़्यादा है। तो देखो EN ऑफ सेंट्रल एटम इज हाई, हाई होगी, तो हेंस shared pair of electrons will be more closer to nucleus. बेटा EN of central atom is high and shared pair will be more closer to न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा, तो रिपल्शन ज़्यादा होंगे, हेंस बॉन्ड एंगल विल बी मोर। repulsions more, hence bond angle will be more। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस। देखो वाटर H2S, H2SC, H2T, वही बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ सेंट्रल एटम। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? सर वाटर में। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल वाटर के केस में, यस और नो? यस सर। अब देखो बेटा, अगर सेंट्रल एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, जैसे मान लो एक PF3 है, PCl3 है, PBr3 है, Pi3, तो बेटा इस कंसेप्ट से बता सकते हैं बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ सेंट्रल एटम, क्योंकि यहाँ पे तो सेंट्रल एटम सब में सेम हो गया। यस सर। तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर आएगा बेटा, PF3 में सॉरी सबसे कम, फिर PCl3, फिर Pi3, ये आएगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इसका ऑर्डर। कौन बताएगा बेटा वाई? सर ड्यू टू, बेटा इसमें जैसे जो फ्लोरीन है, एज नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, देखो बेटा क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम फ्लोरीन, ये साइड एटम फ्लोरीन इज आई। यहाँ पे कि ऐसे बोल सकते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ साइड एटम। वो सेंट्रल एटम थी बेटा, और ये क्या होगा? EN ऑफ साइड एटम। और कब लगेगा ये कंसेप्ट? व्हेन सर सेंट्रल एटम इज सेम। वेरी गुड, व्हेन सेंट्रल एटम सेम हो। तो क्या बोल सकते हैं बेटा हम इसमें कि एज बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा ये बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम।
तो व्हेन सेंट्रल एटम इज सेम, अब देखो बेटा इसमें कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हेन देखो ये P है, ये एक लोन पेयर है F F F, और ये P है बेटा I I I, और ये एक लोन पेयर है। तो बताओ बेटा देखो P और I के बीच में, P और I के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है बेटा? देखो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की ज़्यादा है तो जो शेयर्ड पेयर है फ्लोरीन के केस में तो बेटा यहाँ लाई करेंगी, फ्लोरीन के नज़दीक या पीक के नज़दीक? सर फ्लोरीन के नजदीक। और यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके लाई करेंगी? सर सेंट्रल एटम के पास। यहाँ पे पीक के पास, यहाँ पे शेयर्ड पेयर मोर क्लोजर टू पी फॉस्फोरस, और यहाँ पे शेयर्ड पेयर more closer to fluorine. शेयर्ड पेयर इज मोर क्लोजर टू फ्लोरीन। शेयर्ड पेयर फ्लोरीन के क्या होगी बेटा इसके अंदर? सर मोर क्लोजर, ज्यादा नजदीक होगी, हेंस रिपल्शन अराउंड सेंट्रल एटम विल बी लेस। बेटा बॉन्ड एंगल तो यहीं से मेजर करेंगे ना हम, ये वाला ही। तो देखो PI3 में बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होंगे, हेंस शेयर्ड पेयर विल बी मोर क्लोजर टू फ्लोरीन, हेंस रिपल्शन अराउंड सेंट्रल एटम इज लेस। सेंट्रल एटम के चारों तरफ रिपल्शन क्या होंगे बेटा? कम। कम होंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा? सर अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी। हाँ, हेंस अट्रैक्शंस थोड़ी, रिपल्शन अराउंड सेंट्रल एटम इज लेस, सो बॉन्ड्स विल कम मोर क्लोजर। यस सर। So bonds come closer by decreasing the bonds come closer by decreasing the bond angle। बेटा बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? Yes sir. यस सर। Yes sir. कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। No sir. ये बेटा बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट। बेटा ये है प्रॉपर्टीज। देखो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट और हाइड्रेशन। सर हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और हाइड्रेशन एनर्जी। समझ आई है नहीं आई बात? यस सर। Yes sir. बता दो इसमें कोई डाउट हो तो किसी को। नो सर। सबको क्लियर है ये बात? Yes sir. यस। अरे बोलो भाई। यस सर। ये ना सेंट्रल एटम दिया। बेटा रेजोनेंस हो गया क्या अपना? नो सर। रेजोनेंस नहीं हुआ है No अभी? sir. देखो एक उधर वंडरवाल फोर्सेस,
वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? वैन डर वाल्स फोर्सेस कलेक्टिवली, ये अगले चैप्टर में आएंगे वैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ collectively magnitude of dipole-dipole interactions, collectively magnitude of dipole-dipole interactions। बेटा dipole-dipole interactions किस किस के बीच में होंगी? देखो डाइपोल, डाइपोल हम बोलते हैं जिसके दो पोल हो, तो इंटरेक्शंस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शंस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी उनको क्या बोलेंगे हम? तो डाइपोल 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 इंटरेक्शंस। उसके बाद एक है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, उसको उसने पोलराइज कर दिया, जबरदस्ती चार्ज इंड्यूस करवा दिया। तो इंटरेक्शंस बिटवीन वन पोलर एंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होंगे बेटा? लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये या इंटरेक्शंस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, किस किस के बीच में होंगे ये? नॉन पोलर के बीच के, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इन सब फोर्सेस को कलेक्टिवली दे आर नोन एज वैन डर वाल फोर्सेस। कलेक्टिवली हम इनको वैन डर वाल फोर्सेस बोलेंगे बेटा। जैसे जब भी कभी तुम्हारे पास ये आ जाए और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा साइज के, जब भी कभी ये रीजन आ जाए कि वैन डर वाल फोर्सेस का क्या मतलब है, तो क्या मतलब निकालोगे बेटा वैन डर वाल फोर्सेस का? that they are directly proportional to the size of atom। नहीं, वैन डर वाल फोर्सेस का मतलब ये होगा कि जितनी ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी, ये तीनों फोर्स में से तीनों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। ओके, कलेक्टिवली और एनी दे आर नोन एज वैन डर वाल फोर्सेस, और वैन डर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होगी। तो बेटा हम ये कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे डिपेंड करेगा? जितने ज़्यादा वैन डर वाल फोर्सेस, जितना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। MP and BP we can say directly proportional to the magnitude of forces, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ओके, जैसे नोबल गैसेस है, हीलियम है नहीं, आकर कर 0 पर रन आउट, रेडोन Rn है नहीं, आकर कर 0 पर रन आउट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। तो बेटा इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर आएगा। सारी गैस है ना ये? यस सर। BP और MP क्यों आएगा ये ऑर्डर? क्योंकि टॉप टू बॉटम यहाँ से लेके यहाँ तक साइज क्या हो रही है? इंक्रीज, साइज इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगी तो क्या बोल देंगे हम? मेल्टिंग वैन डर वाल पॉइंट इंक्रीज। साइज इंक्रीजेस, तो
तो मैग्नीट्यूड ऑफ साइज इंक्रीजेस तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. साइज इंक्रीजेस तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। ये है इसका कंसेप्ट। बोलो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. समझ गए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. देखो उसके बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या मतलब होगा बेटा? बेटा रेजोनेंस का मतलब है जब जैसे किसी एक मॉलिक्यूल को उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अलग अलग स्ट्रक्चर्स काम में लें उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को, उसको क्या बोलते हैं हम? Resonance. रेजोनेंस। Resonance. व्हेन properties of a compound cannot be explained by a single molecule, but by many molecules. This phenomenon is known as resonance. उस phenomenon को क्या बोलेंगे बेटा हम? Resonance. Resonance. रेजोनेंस। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बोलते हैं हम डिफरेंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स, जो रेजोनेंस को एक्सप्लेन करेंगे उनको बोलेंगे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स different molecular structures known as canonical और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे बेटा उनको। ओके? Yes, sir. Yes, sir. कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। देखो बेटा ड्यूरिंग रेजोनेंस के अंदर एटम्स बेटा लोकलाइज्ड रहेंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। एटम्स आर लोकलाइज्ड मतलब वो फिक्स रहेंगे, ओनली एटम्स आर लोकलाइज्ड। ओनली क्या होंगे बेटा उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड। रेजोनेंस के अंदर एटम्स आर लोकलाइज्ड बट ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। केवल कौन डीलोकलाइज होगा बेटा उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, एटम्स आर लोकलाइज्ड बट ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। समझ गए बात? बेटा बोलो कोई डाउट है तो? No, sir.
अनचार्ज्ड और नॉन पोलर और सब्सटेंस विद more covalent bonds. Are more stable than polar charged polar charge और लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. पोलर हो, चार्ज हो और लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हो बेटा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा. इज मोर स्टेबल. समझ गए? यस सर. बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर. जैसे चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा उसकी वजह से? बताओ. अरे बोलो. बेटा चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा उसके अंदर? मोर चार्ज लेसर विल बी द स्टेबिलिटी. चार्ज ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी इतनी क्या होगी? कम. लेस. मोर चार्ज लेस विल बी द स्टेबिलिटी. समझ गए बात? यस सर. बोलो. सर. यस सर. Speechless. रेजोनेंस एनर्जी. decrement in the energy of a molecule. Decrement in energy of a molecule ड्यू टू रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी का कम होना इज नोन एज Resonance energy. रेजोनेंस एनर्जी. डिक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से एनर्जी के अंदर कमी आना. तो रेजोनेंस एनर्जी बराबर क्या होती है? उनकी एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर minus energy of most stable canonical structure minus energy of hybrid. ठीक है बेटा? यस. अब देखो हाइब्रिड क्या होता है. हाइब्रिड का मतलब जो सभी स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हो. नहीं समझे बेटा? बेटा बोलो. Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दो. हाइब्रिड का मतलब विच रिप्रेजेंट्स different canonical structures which represents different
इन सिंगल फॉर्म, जो एक ही फॉर्म में डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते बेटा, उसको बोलेंगे हम रेजोनेंस एनर्जी। बेटा नहीं समझे बात? जो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, इसको डिटेल में अपन कल करेंगे एक बार। बेटा बोलो। यस सर। यस सर। तो स्टेबिलिटी देखो बेटा, एक आदमी अपने जितने ज़्यादा फॉर्म बदल सकता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यस सर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा, उसकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और आयन की स्टेबिलिटी इतनी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ज़्यादा। मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो रेजोनेंस एनर्जी से रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा? कम। भाई स्टेबल ज़्यादा होगा तो उसकी रिएक्ट करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस सर। रेजोनेंस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। और ये दिस सिंबल इज यूज्ड to represent डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इन सिंबल्स को क्या बोलेंगे बेटा हम? ये इसको, ये एरो काम में लिया जाएगा डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके? यस सर। यस सर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रियली में ये दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दे डू नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस। इनका रियली में कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है बेटा। These canonical structures, they do not have any real existence, मतलब they cannot be isolated. Okay? Rest we will continue tomorrow. Thank you. थैंक यू सर टर्म 1 का सिलेबस क्या है सर? क्या बेटा?